हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की थीम क्या है। तो देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। सबसे पहला फैक्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2023 में आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7th भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन 2023 में इस कॉन्फ्रेंस की थीम है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, आयोजन कौन करता है, उद्देश्य क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन भारत के दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भारतीय मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी का मंच है। भारत को विश्व में लीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपर, टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करना इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन 2023 में इस कॉन्फ्रेंस की थीम है, जिसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नीलावो कुदीचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, इस बुक की बात करें फ्रेंड्स तो ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है। एस सोमनाथ को आप सभी जानते हैं, वर्तमान में ये इसरो के चेयरमैन के पद पर हैं। एस सोमनाथ ने देखिए, बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हाल ही में नीलावो कुदीचा सिम्हांगल के नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। इस नाम का देखिए आपको थोड़ा सा अर्थ समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो बुक है मुख्य रूप से मलयालम भाषा में लिखी गई है। ये सोमनाथ की आत्मकथा प्रेरणा की एक कहानी है कि उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर इस पद को प्राप्त किया है, जिस पद पर ये वर्तमान में है। इसके अलावा इनके चंद्र मिशन 3 में इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह से इन्होंने सफलता को हासिल किया, इन सभी के बारे में एस सोमनाथ ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है। तो नीलावो कुदीचा सिम्हांगल, जो कि मलयालम भाषा में लिखी गई पुस्तक है फ्रेंड्स, ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है। एस सोमनाथ से पहले के सिवान इसरो के अध्यक्ष के पद पर थे, जो कि देखिए जनवरी 2022 में रिटायर हुए थे। के सिवान के बाद एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर एस सोमनाथ है, ये भी याद रखिएगा। आगे आ जाइए, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, रिपोर्ट में इंटरनली ऐसी कोई रैंक नहीं दी जाती, लेकिन आपको यहाँ पर यह तो याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया। तो इस रिपोर्ट को हर साल देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी डिमांड और सप्लाई प्रोजेक्शन और उसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करती है। 2023 की इस रिपोर्ट में बताया गया है फ्रेंड्स कि इकोनॉमी और ऊर्जा उपयोग में जो संरचनात्मक बदलाव हुए हैं, वो कैसे दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के तरीकों को बदल रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रिपोर्ट में इंटरनली ऐसा कुछ याद रखने के लिए नहीं है, इसलिए आप केवल ये याद रख लीजिए कि विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक सड़कों पर लगभग 10 गुना से अधिक इलेक्ट्रिक कारें होने वाली है और इसके अलावा 2030 तक एनर्जी की पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ज़रूरत है उसका 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत से आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है फ्रेंड्स,
जो कि पूरे वर्ल्ड में एनर्जी पॉलिसी रिकमेंडेशन, एनालिसिस और डेटा प्रदान करने का कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना 1974 में की गई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इस संस्था के द्वारा सबसे पहली बार वर्ल्ड ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट को 1977 में प्रकाशित किया गया था। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? बन्नी उत्सव देखिए भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में ये जो उत्सव है इसकी जो यात्रा या जुलूस निकाला जाता है, इस दौरान भगदड़ के कारण कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश का बन्नी उत्सव हाल ही में सुर्खियों में आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो उत्सव है दशहरे के एक दिन पहले जो रात का समय होता है, संध्या का समय होता है, उस समय पर आंध्र प्रदेश के देवरगट्टू गांव में आयोजित किया जाता है। ये देवरगट्टू गांव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती से रिलेटेड एक जुलूस निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए पार्वती माता को मलम्मा और शिव भगवान को मल्लेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो उत्सव है माला मल्लेश्वरा स्वामी मंदिर के सम्मान में आयोजित किया जाता है। जब जुलूस निकाला गया हाल ही में तो भगदड़ के कारण यहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। तो बन्नी उत्सव जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए 4th एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए पहला फैक्ट तो आपको यहाँ पर यह मिला कि प्रमोद भगत जो कि भारत के खिलाड़ी है, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में देखिए 4th एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। चीन के हांगजू में आयोजित 4th एशियाई पैरा खेलों में भारतीय एथलीट प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मेंस SL3 कैटेगरी में अपने नाम किया है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि प्रमोद भगत भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। अब जो अन्य मेडल विनर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। भारत की शीतल देवी ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता है। सचिन सर्जेराव ने शॉट पुट में गोल्ड जीता है। रमन शर्मा ने पुरुषों की 1500 मीटर T38 दौड़ में गोल्ड जीता है। इसके अलावा भारत के सिद्धार्थ बाबू ने मिक्स 50 मीटर राइफल प्रोन शूटिंग में गोल्ड जीता है। सुमित अंतिल, इनकी बात हमने लास्ट सेशन में की थी, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड अपने नाम किया है। और अब भारत के प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन में एशियाई पैरा गेम्स में गोल्ड अपने नाम किया है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये भारत के बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में समझ लिया। अब देखिए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया के देश कजाकिस्तान को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कजाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि यह विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। इसकी कैपिटल अस्ताना है और तेंगे यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। कासिम जोमार्ट टोकायेव इस देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो इस लैंड लॉक्ड के पड़ोसी देश रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान में वर्तमान में 6 यूनेस्को साइट्स हैं जिनमें अहमद यासावी का मकबरा, टेनबली के पुरातत्व स्थल और सिल्क रोड प्रमुख है। वैसे तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है फ्रेंड्स, लेकिन पश्चिम में कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से टच होती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। खान टेंगरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और इर्तिश नदी कजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है जिसे काजिंद के नाम से जाना जाता है। तो काजिंद युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ और भारत के मध्य पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो देखिए यूरोपीय संघ और भारत के मध्य में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन हाल ही में गिनी की खाड़ी में किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। गिनी की खाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां पर नौसैन्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए हाल ही में यूरोपीय संघ और भारतीय नौसेना के मध्य में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन गिनी की खाड़ी में किया गया है। गिनी की खाड़ी में आयोजित इस नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा ने भाग लिया है जो कि एक अपतटीय गश्ती पोत है। अब यहाँ पर देखिए यूरोपीय संघ की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फ्रेंड्स
जो कि यूरोप के देशों के लिए एक राजनीतिक और आर्थिक मंच प्रदान करता है। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना maastricht संधि के आधार पर की गई थी, जो कि 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 यूरोपीय देश शामिल है और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ और भारतीय नौसेना के मध्य में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में गिनी की खाड़ी में किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट को हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे OECD के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा जारी की गई है। आंसर भी हो जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर देखिए 2021 और 22 में भारत से OECD देशों में सबसे अधिक माइग्रेशन देखे गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के 0.13 मिलियन भारतीय नागरिकों ने OECD देशों की सिटीजनशिप ली है। तो इस तरह से 2021 और 22 के लिए सबसे ज़्यादा OECD देशों में माइग्रेशन इंडिया से देखा गया है। यहाँ पर देखिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की बात करें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 38 देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना इन देशों के मध्य में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। OECD की स्थापना 1961 में की गई और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसी संस्था के द्वारा हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट को जारी किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के पहले घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल को विकसित किया है? तो भारत के पहले घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। अब देखिए ये फ्यूल एक्चुअल में है क्या? तो देखिए टेस्टिंग के लिए, इंजन की टेस्टिंग के लिए जो नॉर्मल फ्यूल पेट्रोल या डीजल यूज़ किया जाता है, अब इसके उलट इस रेफरेंस फ्यूल का यूज़ किया जाएगा, ताकि पेट्रोल और डीजल जो कि सामान्य व्यवहार में यूज़ किया जाता है, इसकी बचत की जा सके। तो इस तरह से पहला होममेड रेफरेंस फ्यूल जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में IOC के द्वारा विकसित किए गए इस रेफरेंस फ्यूल को लॉन्च किया है। इसका उपयोग, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंजन को डेवलप करने में और इसकी परफॉर्मेंस को आंकलित करने के लिए किया जाएगा। IOC की पारादीप और पानीपत की जो यूनिट है, जो रिफाइनरी है, वहाँ पर इसे डेवलप किया जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए IOC की बात करें तो ये भारत की गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। श्रीकांत माधव वेद वर्तमान में IOC के चेयरमैन के पद पर है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेशिया राजा चुना गया है? तो ये पूरा नाम है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। इसे हाल ही में देखिए मलेशिया का नया किंग नियुक्त किया गया है। मलेशिया के जो 9 शाही परिवार हैं, उनके द्वारा मिलकर सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया का नया नरेश चुना गया है। इनके पहले देखिए नरेश अल सुल्तान अब्दुल्ला मलेशिया के नरेश या सुल्तान थे। अब इनका स्थान लिया है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर ने। अब देखिए यहाँ पर मलेशिया की बात करें, जो कि एक एशियाई देश है, तो इसकी कैपिटल कुआलालंपुरम है और अनवर इब्राहिम वर्तमान में मलेशिया के PM के पद पर हैं। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के PM नियुक्त किए गए हैं? तो रॉबर्ट फिको को हाल ही में यूरोपीय देश स्लोवाकिया का नया PM नियुक्त किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना चाहिए कि रॉबर्ट फिको चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। लास्ट मंथ सितंबर 2023 में स्लोवाकिया में जो PM के इलेक्शन हुए थे, उसमें रॉबर्ट फिको की स्मर पार्टी ने जीत हासिल की थी और इसी के आधार पर रॉबर्ट फिको चौथी बार स्लोवाकिया के नए PM नियुक्त किए गए हैं। स्लोवाकिया के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये एक यूरोपीय देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल ब्राटिस्लावा है और यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। रॉबर्ट फिको चौथी बार स्लोवाकिया के PM नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 28 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम कल के सेशन की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और योजना प्रोजेक्ट जो कि अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं,
उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली देखिए, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट के महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हर घर ध्यान अभियान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है और स्वागत इनिशिएटिव गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा 75-25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना है और शासन आपल्यादारी पहल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई और लास्ट है संगठन से समृद्धि अभियान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ये सभी सेंट्रल और स्टेट की अलग अलग स्कीम्स या इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा है उसे यहाँ पर हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, हाल ही में भारत की प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया गया है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच अमोल मजूमदार नियुक्त किए गए। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम कस्तूरी कॉटन भारत रखा गया है। आगे आइए, जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। और लास्ट देखिए, पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में देखी गई है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।